नमस्कार। आज एक बार फिर मैं डॉक्टर प्रज्ञा डांग, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आपका स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन कर चुके थे और आज हम इसी कड़ी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर के अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश के टॉपिक में आज हम इसका गहन अध्ययन करेंगे। आज इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट या परिलक्षण स्थिरांक, जो कि स्लेटर के नियम के आधार पर किस तरह से इसका परिकलन किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अंतिम बिंदु जो है हमारा आज का वो रहेगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के कौन कौन से अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश के इंट्रोडक्शन के साथ। किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, यह हम सभी को पता है, और चारों तरफ के जो खाली स्थान हैं उसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश के आकर्षण के कारण हर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में जो चार्ज है उसके अट्रैक्शन की वजह से सेंटर की तरफ या न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन फील करता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। परंतु दूसरा जो एक बल है उपकेंद्रण बल, उसे केंद्र से दूर ले जाता है। तो इन दोनों विपरीत बलों की संतुलन की वजह से इन दोनों के बैलेंस, दोनों जो बल हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं अपने अपने कक्षकों में लगातार संतुलित अवस्था में घूमते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा इन दोनों बलों की वजह से इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए गए वास्तविक घनात्मक नाभिकीय आवेश को प्रभावी नाभिकीय आवेश के रूप में जाना जाता है और हम इसे Z इफेक्टिव या ZeFF के द्वारा हम दर्शाते हैं। स्लेटर ने हमें बताया कि यदि किसी भी परमाणु में अनेक इलेक्ट्रॉन हों तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि आउटरमोस्ट शेल में है वो और नाभिक की जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो और न्यूक्लियस के मध्य जितने भी और इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट डालते हैं या परिरक्षण प्रभाव दिखाते हैं या आवरण प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस पर नाभिक का पूर्ण रूप से उसके आवेश का प्रभाव नहीं पड़ पाता, परंतु कुछ कम पड़ता है। अतः एक इलेक्ट्रॉन कितना नाभिकीय आवेश का अनुभव करता है और वास्तविक नाभिकीय आवेश कितना है, इसके अंतर को हम आवरण स्थिरांक या परिरक्षण स्थिरांक या स्क्रीनिंग कांस्टेंट के रूप में जाना जाता है। या हम इसे मैथमेटिकली अगर हम इसे कहते हैं तो हमें कह सकते हैं कि S, जो कि यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, परिरक्षण स्थिरांक है, इक्वल्स टू Z माइनस Z इफेक्टिव। Z यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज या आपका एटॉमिक नंबर माइनस Z इफेक्टिव। या Z इफेक्टिव को अगर हमें कैलकुलेट करना है और हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट पता है तो हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं और हमें मिलता है यहाँ पे Z इफेक्टिव इक्वल्स टू Z माइनस S। तो यहाँ पे अगर हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट पता चल जाए तो उसके अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आवेश की गणना की भी हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल या आवरण स्थिरांक की गणना स्लेटर के नियम के अनुसार। किसी भी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए
प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना स्लेटर द्वारा दिए गए नियमों के आधार पर की जा सकती है। और ये जो नियम है, स्लेटर के नियम, इनके कुछ पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स के आधार पर हर इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो उपस्थित है वो कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट डालता है बाहर वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उसके आवरण का कितना प्रभाव पड़ता है, उसके उसने कुछ नोटेशन, उसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। तो हम यहाँ पे किसी भी, पहला पॉइंट क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन पर भीतर वाले इलेक्ट्रॉन का ही आवरण प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट कब डालता है, जब वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में उपस्थित हो। जिस इलेक्ट्रॉन पर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसके और न्यूक्लियस के मध्य अगर वो उपस्थित है तो ही वह आवरण प्रभाव डाल सकता है। उसके बाहर की तरफ अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये जो प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ेगा, तो इनका कंट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा, इनका योगदान, अगर ये एस या पी इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग में योगदान किस प्रकार से होगा, हम देखते हैं कि उसी ऑर्बिट में, उसी कोश अर्थात एन कक्षक में प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है उसका 0.35 की वैल्यू रहेगी उसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की। और उसके अंदर के कोश, क्योंकि बाहर के कोश तो कोई प्रभाव डालता ही नहीं है, या तो उसके अंदर के कोश में अगर कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या फिर या तो उसी में कोई उपस्थित है या उसके अंदर उपस्थित है। तो अगर उसी में उपस्थित है ऐसे आप पी ऑर्बिटल पी इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो 0.35 रहेगा। अगर उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है उसके n-1 ऑर्बिट में है तो वो 0.85 की वैल्यू का स्क्रीनिंग इफेक्ट डालेगा। और इमीडिएटली अंदर से और भी अगर अंदर वाला अगर इलेक्ट्रॉन है n-2 ऑर्बिटल में है तो उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी उस हर इलेक्ट्रॉन के लिए विल बी इक्वल टू 1। ये तो बात हुई हमारे पास एस और पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर हम डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का देखते हैं तो उनके स्क्रीनिंग में योगदान किस प्रकार से रहेगा, इनके आवरण स्थिरांक के मान किस प्रकार से रहेंगे कि सेम शेल में अगर मैं है, अगर उसी कोश में है तो उसी कोश में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कितना योगदान दे रहा है 0.35। और हर वो इलेक्ट्रॉन जो कि उससे अंदर वाले कोश में है वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कितना योगदान देगा 1.0। ऐसे ही स्लेटर का नियम ये भी कहता है, चौथा पॉइंट जो है हमारा, कि 1s कक्षक में वन एस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0.30 होता है। ये 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0.30। और हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है 0.05। तो इसी के आधार पर हम कोई भी अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो हम उसके लिए हम इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसके लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके अंदर कितने न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उस प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की, वो 1s का है, 2s का है, 2p का है, उसका जो परिरक्षण का प्रभाव है जो है, हम यहाँ पे ये जो हमारे पास में मान आए हुए हैं इनके आधार पर हम उसका परिकलन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा आज का कि एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कौन कौन से अनुप्रयोग रासायनिक विज्ञान में हम यहाँ पर इनका हम अध्ययन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे पास में ये काम आ सकते हैं। जो प्रमुख अनुप्रयोग हैं हमारे पास वो निम्न प्रकार से हैं कि सबसे पहला है कि ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू है Z इफेक्टिव की,
ये कई चीज़ों के कैलकुलेशन में हमारे पास काम आती है। कई और पैरामीटर्स हैं हमारे पास जिनके कैलकुलेशन में हम जेड इफेक्टिव की वैल्यू काम में लेते हैं। उनमें सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक रेडियस इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जो है हमारे पास में, आयनिक पदार्थ जो हैं हमारे पास, उनके अंदर जो आयनिक रेडियस है, आयनिक त्रिज्या है, उनके परिकलन में जेड इफेक्टिव के मान का हम उपयोग में यहाँ पर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, अर्थात बंध ऊर्जा और बंध लंबाई जो है, इनके परिकलन में भी जेड इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन में काम आती है। तीसरा है हमारे पास इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव के परिकलन में भी ये सहायक होते हैं। जो तत्व होते हैं, इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं, इन तत्वों के आयनन विभव के परिकलन में भी ये सहायक होते हैं। और लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पे होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो है तत्वों की, उनके कैलकुलेशन में भी, उनके परिकलन में भी जेड इफेक्टिव की वैल्यू को हम काम में लेते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था, तो ये जो आज का टॉपिक था अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 1 का, ये आज उसका आखिरी भाग था। तो अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।